Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 8th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 8 अगस्त 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इन सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। दोस्तों इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपको एक टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाती है, यानी पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए उनको अटेम्प्ट करना है और जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना है, अगेन फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स हैं और सभी आर्टिकल्स काफ़ी रेलिवेंट होने वाले हैं हमारे अलग अलग जीएस पेपर के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जो सबसे पहला आर्टिकल है ये जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं हम लोग येलो बिलाइड सी स्नेक के बारे में। सी स्नेक मतलब समुद्र में पाया जाने वाला ये एक सांप है जिसको आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के अंदर में। और ये जो सांप है ये 2 कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक और येलो कलर। नीचे से ये येलो कलर का है और ऊपर से आपको ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिल रही होंगी। और इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ समझ लेते हैं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, फालतू में डिस्कस कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला जो सांप है बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, बहुत ही मुश्किल से, रेयरली यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल के अंदर में कोस्ट ऑफ दीघा है वहाँ पर ये वाला सांप दिखाई पड़ा है, इसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में निकल कर आया है। तो थोड़ा सा ज़रूर से पढ़ लेना। तो येलो बिलाइड स्नेक जो है एक हाईली वेनोमस स्नेक माना जाता है, यानी बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो है सब फैमिली हाइड्रोफिनाई। ये वो परिवार है, मतलब इसमें वो सांप होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। और इस येलो बिलाइड सी स्नेक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? वो है पेलेमिस प्लेट्यूरस। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी कि ये सांप कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये जो स्नेक है ये दुनिया में काफ़ी सारी जगह पर आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली दुनिया में जो हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स है वहाँ पर ये एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है। यानी कि अर्थ पर जो ये ट्रॉपिकल वाटर्स हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो समुद्र का हिस्सा है वहाँ पर स्पेशली आपको ये सांप देखने को मिलेंगे। कहाँ कहाँ पर? हमारा इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, उसके साथ साथ हमारा अफ्रीका के कुछ कोस्ट हो गए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ये सभी रीजन्स आ गए, बाजा कैलिफोर्निया, उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, ये सब यहाँ पर एरियाज आ गए जहाँ पे ये सांप आपको देखने को मिलेगा। मतलब ओवर ऑल दी वर्ल्ड आपको यहाँ पर कई सारे जो समुद्र के हिस्से हैं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, लेकिन मेनली सी के अंदर, समुद्र के अंदर ये सांप पाया जाता है। इसके फीचर्स की बात करेंगे तो उसकी यहाँ पर अगर मान लो कोई ये जो सांप है एक एडल्ट है तो उसकी जो लेंथ है लगभग 3 फीट के आसपास देखने को मिलेगी। ये जो सांप आप जब ऊपर से देख पाओगे ना तो कई सारे पैटर्न्स इसके ऊपर में बने हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कलर के बारे में ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको एग्जैक्टली एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो इसकी टेल होती है वो बिल्कुल यहाँ पे वो थोड़ी शरीर से अलग होती है। यहाँ पे ये पूरी बॉडी है इसकी और बाकी जो टेल है, टेल पे बड़े बड़े ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। बाकी हमने जो कलर है वो देखा है, डबल कलर के अंदर में है, ब्लैक और येलो कलर का ये कॉम्बिनेशन इस सांप का देखने को मिल जाता है। इस सांप की जो पूरी ज़िंदगी है, पूरा जो जीवन है वो यहाँ पर समुद्र के अंदर ही बीतता है। बोला जाता है कि ये जो सांप है लगभग पानी के अंदर, समुद्र के अंदर में 3 घंटे तक आराम से स्पेंड कर सकता है बिना सरफेसिंग के। 3 घंटे आराम से यहाँ पर स्पेंड कर सकता है। ये जो स्पीशी है, ये स्पीशी की खास बात है कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेचर के माध्यम से ये बनी गई है स्पीशी कि जब ये सांप समुद्र के अंदर में उसके तट पर जो उसका तल होगा वहाँ पर स्विम कर रहा होगा, वहाँ पे डाइव कर रहा होगा, तो इसकी जो स्किन है, ऊपर की जो खाल है,
उसके माध्यम से 33% की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। उसके साथ साथ ये जो वाले सांप हैं ये कार्निवोर हैं। कार्निवोर में स्पेशली यहाँ पर एक कैटेगरी आती है पिसीवोर्स की। पिसीवोर्स मतलब वो वाले जानवर होते हैं जो केवल मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। तो इस वाले सांप को भी मछलियाँ खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है वो ज़रूर से जान लेना। एग्जामिनेशन में अगर कुछ पूछा गया इस पर्टिकुलर स्पीशी को लेकर तो आपसे कंजर्वेशन स्टेटस ही पूछा जाएगा। तो IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी का मतलब है अच्छी खासी पॉपुलेशन आज के समय पर इस सांप की प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल को GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर UPSC प्रीवियस ईयर में 2 बार सवाल पूछ चुका है। यह है आर्टिकल सोवरन क्रेडिट रेटिंग को लेकर। हुआ क्या है पहले खबर समझ लेते हैं। न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उस एजेंसी का नाम है फिच। फिच का नाम आपने कई बार सुना होगा कि फिच ने यहाँ पर ये रेटिंग का मतलब इसकी रेटिंग बताई है, उस देश की रेटिंग बताई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इनका मेन काम होता है कोई कंपनी कोई देश उसके ऊपर कितना उधार है, वो आगे ग्रो करेगा नहीं करेगा, समझ गए, वो उधार चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो वो सारे के सारे यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ये कंपनी अपनी साइड से देती हैं, एजेंसियाँ देती हैं अपनी कुछ रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद में। कई सारे देश हैं जो कि यहाँ पर इन एजेंसीज़ के ऊपर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने हाल ही में जो US का सोवरन रेटिंग है इसको डाउनग्रेड कर दिया है। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो AAA से AA+ कर दी गई है। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो ये चीज़ आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछ जाएगी। एग्जामिनेशन में अगर कुछ पूछा गया तो डायरेक्टली आपसे क्रेडिट रेटिंग पूछा जाएगा, क्या है क्रेडिट रेटिंग और क्या है ये सोवरन क्रेडिट रेटिंग, ये बताओ, जिसको अभी डाउनग्रेड किया है, जिसकी वैल्यू घटाकर यहाँ पर कह सकते हो बताई है फिच ने। तो पहले तो समझते हैं क्रेडिट रेटिंग क्या है। दोस्तों क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर एक इंसान जो यहाँ पर पैसा उधार मांगता है उसको चेक किया जाता है कि वो उधार देने लायक है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर पहले भी हमने देखा उधार दे के, लेकिन वो इंसान उधार चुका नहीं पाता है, उसके हालात बहुत ख़राब हैं और कुछ भी आगे हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा कि उसके पास कहीं से इनकम जनरेट होगी, वो हमारा पैसा चुका देगा। तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति वो कंपनी या उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई देश भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, समझ गए। तो चेक किया जाता है कि वो उधार देने लायक है या नहीं। उसी को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। अब देखो ये जो सोवरन क्रेडिट रेटिंग है ये क्या है, कोई कंपनी है या फिर कोई देश है उसकी जो यहाँ पर कह सकते हो कि उधार चुकाने की जो क्षमता है, क्रेडिट वर्दीनेस है, उसको एवेल्युएट करने के लिए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है सोवरन क्रेडिट रेटिंग। देखो होता क्या है ना, जो सरकार है वो बहुत सारा फंड को बोरो करती है, उधार लेती है। अब कैसे लेती है सरकार, उसके बदले में डेट इंस्ट्रूमेंट जारी कर दी है, जैसे सरकारी बॉन्ड्स होते हैं। आपको पता होगा गवर्नमेंट बॉन्ड सरकार जारी कर देती है। सरकार को जब पैसा चाहिए होता है वो मार्केट में सरकार क्या करेगी, बॉन्ड जारी कर देगी। अब बॉन्ड जारी करने से क्या होगा कि जो लोग मतलब चाहते हैं उनके पास में पैसा है, चाहते हैं सरकार के पास में पैसा रखना, इन्वेस्टमेंट करना, तो सरकार से वो बॉन्ड को खरीद लेते हैं और जितने रुपए का बॉन्ड खरीदेंगे वो रुपए यहाँ पर सरकार के पास में जमा कर देंगे। ठीक है, जब ये डेट पूरी होगी बॉन्ड की तो वो पैसा सरकार वापस आपको दे देगी। तो कहोगे इसमें फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा इसमें ये होगा कि आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, और अच्छा ब्याज मिलता है इन बॉन्ड्स के ऊपर में। तो आप पैसा जमा करोगे, उसके बदले में सरकार आपको आपका पेमेंट विद इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ में चुकाएगी। तो ये बेसिकली बॉन्ड का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, बहुत सारा फंड चाहिए होता है इसके लिए, डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पर ये लोग जारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिट वर्दीनेस है ये हम जो चेक करें, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब यहाँ पर यह है कि चलो सरकार ने पैसा तो उठा लिया, लेकिन अब जो लोगों ने ये बॉन्ड परचेज़ किया था उनको वो पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बिना किसी डिफ़ॉल्ट के, बिना किसी परेशानी के वो पैसा उनके पास में जा पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, सरकार वो पैसा चुका पाएगी जो लोगों से उठाया या नहीं चुका पाएगी। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, ये क्रेडिट रेटिंग, सोवरन क्रेडिट रेटिंग। तो सोवरन क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि कह सकते हो ये जो रेटिंग निकल कर आती हैं, अब किसी कंपनी की रेटिंग गिरा दी, मान लो यहाँ पर ये जो फिच है या फिर कोई दूसरी कंपनी है, ये सब रेटिंग देने का काम करती हैं। इन्होंने किसी कंपनी या किसी देश की रेटिंग गिरा दी, तो जो पैसा निवेश करने वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर हैं, आप हो मैं हूँ, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें पता है कि भाई इसके साथ में रिस्क हो सकता है, ये पैसा नहीं चुकाएगा क्योंकि यहाँ पर फिच रेटिंग या इसमें मूडी रेटिंग हो सकता है या स्टैंडर्ड एंड पुअर हो सकता है। ये सब कंपनियाँ, एजेंसियाँ हैं जो रेटिंग देने का काम करती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की कंपनियां देखने को मिलती हैं दोस्तों, इसका नाम ध्यान रखना। S&P जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स,
सेकंड है मूडीज़ और थर्ड है फिच रेटिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं जो कि कंपनी, किसी दूसरी कंपनी हो गया या कोई कंट्री हो गया या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो गया, है ना, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हुए उसका जो पूरा तरीके से यहाँ पर रेटिंग है वो देती हैं। रेटिंग गिरा देती हैं, रेटिंग बढ़ा देती हैं। और रेटिंग गिरने का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, आप हो, मैं हूँ, या कोई और इन्वेस्टर हो सकता है, कोई और यहाँ पर इंसान उसमें निवेश करने वाला हो, उसको यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि भाई ये कंपनी में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, या ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर इसकी रेटिंग गिरा दी है। भाई पैसा वापस आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, समझ गए? तो इससे इन्वेस्टर्स थोड़े से बच कर चलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो 3 कंपनियां मैंने आपको बता दिया, ये 3 इंपॉर्टेंट एजेंसियां हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग देने का काम करती हैं। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था कुछ इसमें से कोई एक बॉडी को नाम देके कि ये क्या है, तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जाता है, जब भी एक देश की क्षमता चेक की जाती है कि वो उधार चुकाने लायक है या नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को देखा जाता है। यानी जो ये एजेंसियाँ हैं ना, ये जो रेटिंग देती हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को, ये एजेंसियाँ क्या करती हैं, उस देश का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, उस देश की जो पैसों को लेकर नीतियां हैं वो पॉलिसीज़ कैसी हैं, पब्लिक डेट लेवल्स कैसे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, वहाँ पर सरकार स्थिर है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखकर उसको रेटिंग दी जाती है। और अगर ये सारे हालात सही नहीं है तो ये कंपनियाँ क्या करेंगी, उस देश की ये जो क्रेडिट रेटिंग है उसको गिरा देंगी। और क्रेडिट रेटिंग को गिराने का मतलब बाहर से पैसा आना, या बाहर से ये जो कंपनी है इसको, सॉरी, ये जो कंट्री है जिसको यहाँ पर जिसकी रेटिंग गिरा दी गई है, वो देश को बहुत मुश्किल होगी पैसा उठाने में, कहीं से बोरो करने में बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि कोई देगा नहीं, कोई भी व्यक्ति अपना पैसा फंसाना थोड़ी ना चाहेगा, क्योंकि इन एजेंसियों ने पहले ही रेटिंग गिरा दी है। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये रेटिंग है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज़, ये किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, किसी भी देश को अगर एक अच्छा रेटिंग मिलती है, ये जो एजेंसियाँ हैं ये अगर अच्छी रेटिंग देती हैं, किसी देश की रेटिंग को बढ़ा देती हैं गिराने के बजाय। बढ़ाने का मतलब है कि भाई इस देश में निवेश करना बहुत बढ़िया है, आप इन्वेस्टमेंट करो, आपको टाइम पर रिटर्न मिलेगा, पैसा मिलेगा, बढ़िया इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर किसी देश को अच्छी रेटिंग मिल गई है इन एजेंसी के माध्यम से, तो वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह लगते हुए नजर आएंगे, बहुत सारा फंड वो देश उठा पाएगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे, भाई हाँ सभी एजेंसियाँ उसको अच्छा बता रही हैं, पैसा वहाँ पे निवेश करना बढ़िया रहेगा। समझ गए? दूसरा, यहाँ पे काफ़ी सारे देश जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है उनके पास में बहुत सारा एफडीआई आता है। सिंपल सी बात है, विदेश से बहुत सारा जो निवेश है वो यहाँ पर आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि जो देश की बोरोइंग कॉस्ट है ना वो भी इंप्रूव होगी। यानी कि अगर देश को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को एक अच्छी रेटिंग मिल रही है, तो उस अच्छी रेटिंग मिलने से वो देश ना कहीं बहुत कम ब्याज में पैसा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता है भाई पैसा रिटर्न आ जाएगा, समय पर आ जाएगा, तो कम ब्याज में भी वो पैसा उठा सकता है। लेकिन कोई ऐसा देश है जिसको रेटिंग बहुत बेकार मिल रही है, तो उसके ऊपर तो भाई पहले ही उसको, पहले चीज़ तो यहाँ पे उसको पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, उधार मिलना बहुत मुश्किल है, और उधार मिला भी तो बहुत ही ज़्यादा ब्याज भी उसको चुकाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस वजह से यहाँ पर ये अच्छी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मज़ा आ गया? क्लियर हो गया? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक टारगेट होता है यार 2000 लाइक्स का, प्लीज़ उसको अचीव करवा देना। वैसे आप डेली कर देते हो, आज भी इसको पूरा कर देना। अगले आर्टिकल में लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात की गई है। रिसेंटली ये न्यूज़ में निकल कर आया है, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट की जो एक डिवीजन बेंच है उन्होंने हाल ही में अपना जो डिससेटिस्फैक्शन है वो दिखाया है, असंतुष्टि दिखाई है किस चीज़ को लेकर, कि भाई जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, इसके कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो अभी भी हम नहीं लेकर आ पाए हैं। इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए पता नहीं चल रहा। पिछला साल आपको याद होगा, पूरे साल ये लंपी स्किन डिजीज़ न्यूज़ में बना हुआ था, पूरे साल, सच्ची बता रहा हूँ, जून से लेकर दिसंबर तक हमने बहुत डिस्कस किया इसके बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली गाय भैंसों के अंदर फैलने वाली एक बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी, जिसकी वजह से पिछले साल हज़ारों गायें मारी गईं। इस बीमारी ने बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला, कैसे वो भी आगे समझाऊंगा। तो लंपी स्किन डिजीज़ क्या है? तो पहली चीज़ यहाँ पे ये थोड़ा सा, मतलब लंपी स्किन डिजीज़ में 2 प्रकार की कैटेगरीज नज़र आती हैं। एक बीमारी थोड़ी हल्की होती है, दूसरी में बीमारी थोड़ी भारी हो जाती है। भारी मतलब बहुत खतरनाक हो जाती है। तो लंपी स्किन डिजीज़ एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ मतलब वायरस की वजह से ये फैलती है, सीधा हमारी गाय भैंसों को बीमार करती है। और लंपी स्किन डिजीज़ होती कैसे है? तो वो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से, जिसको हम लोग LSD भी बोलते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ नाम से पता चल गया।
ये बीमारी फैलती किससे? लंपी स्किन डिजीज वायरस की वजह से। ये वायरस जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस को बिलोंग करता है। जो लंपी स्किन डिजीज है ये कोई जूनोटिक वायरस नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं? जो जानवर से इंसान में फैलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये LSDV यानी लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है ये जूनोटिक वायरस नहीं है। इसका मतलब ये इंसानों में नहीं फैलेगा, ये जानवर से जानवरों में फैल सकता है। ये एक बढ़िया बात है। मतलब बीमारी फैली है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, सही बात नहीं है, लेकिन वो कहने का मतलब है कि इंसानों में नहीं फैल रही बीमारी है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं। तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है कहीं ना कहीं सबसे पहले जो हमारी गाय हैं, भैंस हैं, उनके लिम्फ नोड्स को पूरी तरह से अफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप ये वाला फोटो देखो। ये जो आपको पिंक पिंक कलर के स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी पिंक स्पॉट्स पर यानी बॉडी के इन वाले हिस्सों पर गांठ बननी स्टार्ट होती है और वो गांठ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप कह सकते हो पूरे शरीर पर इस प्रकार के लम्प्स बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। और फिर उसके बाद में जो स्किन है वो पूरी तरह से यहाँ पर एक गाय की खराब हो जाती है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और फिर स्किन के साथ साथ यहाँ पर गाय के बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर इसको हम लोग लंपी स्किन डिजीज़ का नाम दिए गए हैं। अब इस लंपी स्किन डिजीज़ में कई सारे सिम्टम्स से लक्षण हैं। अगर किसी गाय या भैंस को ये लंपी स्किन डिजीज़ होती है, स्पेशली गाय में फैलती है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में बुखार बहुत तेज़ होगा। बुखार होने के साथ साथ यहाँ पर जो दूध देने की क्षमता है गाय की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आंखों से पानी गिरेगा और जो लार है वो गिरने लगेगी। भूख नहीं लगेगी। पूरे शरीर में दर्द हो रहा होगा, डिप्रेशन सा हो रहा होगा और जो शरीर है वो कमज़ोर हो रहा होगा, पतला होता चले जाएगा शरीर और फिर एट द लास्ट यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो ये यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ में हम लोग एग्जैक्टली देखते हैं। अब बात आती है ट्रांसमिशन की। तो ये गाय भैंसों में, मतलब ये जानवर से जानवरों में कैसे फैल रही है बीमारी? तो जानवर से जानवर में आराम से फैल सकती है, जैसे मच्छरों से। भाई किसी एक गाय को लंपी स्किन डिजीज़ है, मच्छर ने आया उसको काटा, काटने के बाद में वो मच्छर सीधा दूसरे के ऊपर बैठ गया, दूसरी गाय के ऊपर। अब क्या हुआ? वो जो बीमारी है वो एक गाय से दूसरी गाय में ट्रांसमिट हो गई। तो अलग अलग कीड़ों की वजह से, मक्खियों की वजह से, मच्छर की वजह से या दूसरे और कीड़े होते हैं टिक्स, उनकी वजह से भी यहाँ पर ये जो बीमारी है फैल सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है बेसिकली एक जानवर से दूसरे जानवर में। समझ गए? या फिर कोई कॉन्टेमिनेटेड इक्विपमेंट हो गया है ना, कोई सामान जो है वो कह सकते हो कि एक ही उसमें खा रहे हैं खाना। अगर यहाँ पर एक गाय को लंपी स्किन डिजीज़ है, उसको जिसमें वो खाना खा रही है उसमें दूसरी गाय भी खा रही है नॉर्मल वाली, तो उसको भी यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ होने के काफ़ी सारे चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर एक ट्रांसमिशन होता है डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, जहाँ पर एक एनिमल दूसरे एनिमल से मिल रहा होगा, तो उस केसेस में भी यहाँ पर ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की। इसका कोई उपाय है? देखो, कोई भी डायरेक्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसके बदले में क्या करा जाता है? एक बहुत सपोर्टिव केयर दिया जाता है। अगर लंपी स्किन डिजीज़ हो जाती है किसी गाय को, तो उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, ताकि यहाँ पर उसको जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाए, जल्द से जल्द वो ठीक हो सके। वैसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इस बीमारी का नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये वैक्सीन्स वगैरह है इसका काफ़ी बार यूज़ किया जाता है इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए, जो बीमारी है वो फैले ना। फिर एट द लास्ट यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, ये जो बीमारी है, इस बीमारी से सीधा सीधा हमारे देश की इकॉनमी के ऊपर भी असर पड़ता है। अब इकॉनमी के ऊपर क्यों असर पड़ता है? क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश का जो डेयरी सेक्टर है वो आज के समय पर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी कमाई जनरेट की जाती है। इवन बहुत सारे जो फार्मर्स हैं इसी डेयरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपने पिछले साल पढ़ा भी होगा, एक परिवार था जिसके पास में 2 गाय थी और वो दोनों गाय को लंपी स्किन डिजीज़ हो गई और दोनों गायों की डेथ हो गई। और वो पूरा का पूरा परिवार उन्हीं 2 गायों पर चल रहा था। 4 जने थे उस परिवार के अंदर में, पूरा परिवार उस 2 गायों के ऊपर चल रहा था। उसका दूध जो है बेचकर उनका घर चलता था। अब आप इमेजिन करो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से गाय के ऊपर में। अगर उनमें लंपी स्किन डिजीज़ फैल जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इससे मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा, सीधा हमारे देश में मिल्क का शॉर्टेज होगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, सीधा हमारी इकॉनमी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में आयुष वीज़ा के बारे में बात की जा रही है। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने हाल ही में यहाँ पे बोला है कि जो वीज़ा दिया जाता है ना, आपको पता होगा पासपोर्ट और वीज़ा में क्या फ़र्क है दोस्तों? पासपोर्ट और वीज़ा में क्या फ़र्क है? आपसे पूछे कोई तो क्या बताओगे? देखो, पासपोर्ट आपके देश का होता है, आप अपने देश से परमिशन ले रहे होते हो कि भाई मुझे यहाँ पे उस देश में जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, इसलिए यहाँ पे हमें पासपोर्ट चाहिए। तो आप पासपोर्ट बनवाते हो किसी दूसरे देश में जाने के लिए, आपका देश पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट देने के साथ में आप कह सकते हो आपको यहाँ पे वो परमिशन देगा कि हाँ आप जा सकते हो दूसरे कंट्री में। समझ गए? ये तो हो गया पासपोर्ट। लेकिन वीज़ा क्या होता है? वीज़ा मतलब जिस देश में आप जा रहे हो
उससे परमिशन ले रहे हो कि सर मैं आऊँ कि नहीं, मतलब ये है कि मतलब मैं वहाँ पे जाऊँ या नहीं। तो मतलब जिस देश में जा रहे हो वहाँ से परमिशन लेना, उसको अपन वीज़ा बोलते हैं। तो पासपोर्ट वीज़ा में बस छोटा सा मैंने रफली ये फ़र्क बताया, वैसे आप पढ़ोगे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, मतलब मैंने आपको मतलब रफली एक रफ वर्ड में बताया कि हाँ एग्जैक्टली समझ में आ जाए। समझ में आया ना? मेन चीज़ है यार कॉन्सेप्ट क्लियर करना, दिमाग में बैठ जाए, वही ज़िंदगी में काम आएगा। ठीक है, अब रटने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में बैठा लो। अब आयुष वीज़ा क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में नोटिफाई किया है एक नई कैटेगरी आयुष वीज़ा की हम बनाएंगे। अब ये वीज़ा की कैटेगरी किसके लिए बनाने वाले हैं? फॉरेन नेशनल्स के लिए, बाहर के लोगों के लिए, विदेशियों के लिए, कि अगर उन्हें हमारे आयुष सिस्टम मतलब भारत का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराने ज़माने वाला सिस्टम है, आयुर्वेदा यूनानी ये वाला सिस्टम है, उसके अंडर में ट्रीटमेंट चाहिए किसी को, तो उस वाले कैटेगरी के अंदर भी वीज़ा रख दिया गया है, तो वो वीज़ा ले सकते हैं। उस वाली कैटेगरी के अंदर भी स्पेशली ट्रीटमेंट कराने के लिए इंडिया में आ सकते हैं बाहर के लोग, इसलिए यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी तैयार की गई है। तो ये जो आयुष वीज़ा, नया वीज़ा तैयार करने की बात की जा रही है, इस वीज़ा को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉरेन नेशनल्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे विदेशी लोग हैं अलग अलग देशों में, उनके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि अगर वो चाहते हैं हमारे भारत का जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम है, पुराने ज़माने का जो सिस्टम था, औषधियाँ आयुर्वेदा का यूज़ करते थे, योगा का यूज़ करते थे किसी को ट्रीटमेंट देने के लिए, वैसा ट्रीटमेंट किसी को चाहिए तो आपका स्वागत है, आप आयुष वीज़ा लेकर आ जाओ। तो ये जो वीज़ा है, इस वीज़ा का मेन मकसद है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं आयुर्वेदा, योगा, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थेरेपेटिक केयर, वेलनेस के अंदर में, प्लीज़ आप यहाँ पर इनवाइटेड हैं, आप ये वीज़ा लेकर आ सकते हैं अलग से। तो वीज़ा को लेकर हमारा पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर में कह सकते हो एक नया सेक्शन चैप्टर 11A ऐड कर दिया गया है। उसमें आयुष वीज़ा को यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है। ठीक है, पहले केवल ये चैप्टर 11 था जिसमें मेडिकल वीज़ा और ये सब कुछ हुआ करता था, लेकिन इसमें अभी चैप्टर 11A ऐड किया गया जिसमें आयुष वीज़ा की बात की जा रही है। आयुष वीज़ा मैंने आपको बता दिया किसको लेकर डील करेगा, कि किसी को जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका ट्रीटमेंट चाहिए तो आयुष वीज़ा लेकर विदेश से आ सकता है भारत के अंदर। नाउ ये जो आयुष वीज़ा की कैटेगरी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है भारत के हील इन इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर। अब ये हील इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है, ध्यान रखना इसके बारे में। देखो, इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है कि हम दुनिया भर को क्या प्रोवाइड करवाएं, दुनिया भर के जो लोग हैं उनको हम बहुत ही कम दाम में, सस्ते दाम में एक अच्छा क्वालिटी का हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाएं, ताकि दुनिया भर से जो लोग जाते हैं ना दूसरे देशों में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वो इंडिया आए सीधा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इतना विश्वास हम जनरेट कर दें उनके अंदर, समझ गए? तो ये भारत का एक टारगेट है। नाउ इतनी देर से आयुष आयुष कर रहे हैं, ये वाला वीज़ा बनाया, आयुष है क्या ये जान लेते हैं। देखो, आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्ध और साथ ही साथ में होम्योपैथी। ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, ये एक्रोनिम है बेसिकली, मतलब आयुष ये एक्रोनिम है इस पूरे वर्ड का जो मैंने आपको पूरा का पूरा ये बताया है। वैसे इसका पहले नाम जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी हुआ करता था, नाम बाद में बदल दिया गया। तो पहले जो ये सिस्टम हुआ करता था इसको बनाया गया था मार्च 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। फिर 9 नवंबर 2014 के अंदर में सरकार ने ये जो आयुष है इसको एक अलग से मिनिस्ट्री बनाने का दर्जा दिया, अलग से इसको एक मंत्रालय बना दिया। तो ये जो वर्ड आयुष है, आयुष का मतलब, ये आयुष वर्ड संस्कृत से निकल कर आया है। संस्कृत में हम बोलते हैं आयुष्मान भवा, आयुष्मान मतलब लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक जियो। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पे इस टर्म को ऐड किया गया। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। अगले आर्टिकल में नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व की बात की गई है। रिसेंटली न्यूज़ में था, मैंने आपसे द हिंदू के वीडियो में बोला भी था, इसको मैप में देख लेना। नहीं देखा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, खबर यह है कि जो NTC है दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का मेन काम क्या होता है, हमारे जो टाइगर्स है, जो चीता हैं, सॉरी चीता नहीं, टाइगर को बाघ बोलते हैं, तो जो बाघ है, टाइगर और चीता दोनों अलग अलग है। ठीक है, टाइगर बाघ है तो उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है यहाँ पर ये NTC है। तो NTC ने हाल ही में क्या हुआ है, एक चिंता व्यक्त की है किस चीज़ को लेकर, कि भाई जो ये नागार्जुना सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व है, इस रिजर्व के अंदर में जो ग्रेजिंग है, कैटल ग्रेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। गाय भैंसें जो है घास चर रही हैं, इलीगल तरीके से फिशिंग हो रही है, मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं लीगल तरीके से। तो इससे इस पूरे टाइगर रिजर्व में एक बहुत बड़ा खतरा बैठता चले जा रहा है। इस टाइगर रिजर्व के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बात रिसेंटली बोली गई है, इस चिंता को उठाया गया है, इस वजह से ये नागार्जुना श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व चर्चा में है, क्योंकि यहीं पर ये सारा का सारा डिस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर है।
ये टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर में है। आप चलो दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश को देखते हैं। तो ये है इंडिया का मैप। आपको चलना है सदर्न स्टेट्स के अंदर में, साउथ में आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश नज़र आएगा। तो आंध्र प्रदेश के साथ में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि इसके साथ में बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो नंबर 1 उड़ीसा, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 कर्नाटका और नंबर 5 आता है तमिलनाडु। तो ये 5 स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं, और इस आंध्र प्रदेश के जस्ट ईस्टर्न साइड में आपको बे ऑफ बंगाल भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी इस नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को, टाइगर रिजर्व का जो स्टेटस है वो 1983 में मिला था। ये हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 5937 स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर में। दोस्तों ये बात यूपीएससी पूछ चुका है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है हमारे देश का, तो वो है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। लिटरली ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने द हिंदू के वीडियो में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ वहाँ पे इसके बारे में समझाया भी था। अब इसका नाम इतना लंबा कैसे रख दिया? नाम इसलिए रख दिया क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में 2 बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, डैम हैं। एक का नाम है नागार्जुना सागर डैम, दूसरे का नाम है श्रीशैलम डैम। दोनों का नाम मिला दिया, नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व रख दिया नाम। समझ गए? अब 2 अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसका एक का नाम है राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरे का नाम है गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ऊपर हमारी राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलकर यहाँ पर ये नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व बना हुआ है। और यहाँ से इसी टाइगर रिजर्व से कृष्णा नदी जो है वो बहती है, ध्यान रखना। इसकी टोपोग्राफी की बात करेंगे तो कौन कौन से मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ फाइनली काफ़ी सारे लोग थंबनेल वाले आर्टिकल का वेट कर रहे होंगे कि सर थंबनेल में क्या लगा रखा है, ये तो बताओ जल्दी। तो थंबनेल वाले आर्टिकल में बेसिकली हम बात कर रहे हैं आइबेरियन वोल्फ की। ठीक है, जो थंबनेल में देखा है न्यूज़ बिल्कुल सही है। ये जो जानवर है इसका नाम है आइबेरियन वोल्फ। इस आइबेरियन वोल्फ को स्पेन में विलुप्त घोषित कर दिया है, मतलब स्पेन से ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म, समाप्त, विलुप्त हो चुकी है। अब ये प्रजाति दोबारा नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे इंडिया में चीता विलुप्त हो गए थे ना, हमने बाद में अफ्रीका से मंगाकर उसको कुनो नेशनल पार्क में रखा है, वैसी आइबेरियन वुल्फ जो है विलुप्त हो चुकी है। ये खुद यहाँ पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर जारी करे गए हैं। तो वहाँ की जो रीजनल सरकार है उन्होंने बताया है कि आइबेरियन वुल्फ, जिसका साइंटिफिक नेम है कैनिस ल्यूपस सिग्नेटस, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है इस पूरे रीजन से। इवन स्पेन से नहीं, उस पूरे रीजन से, आइबेरिया वाले रीजन से। और लगभग 2020 से अभी तक दिखाई भी नहीं पड़ा है। आइबेरिया कहाँ पर है तो दोस्तों इसको फटाफट देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा मैप है। ऊपर आपको यहाँ पर ये जो कुछ कंट्रीज़ का हिस्सा दिख रहा होगा, ये पूरा यूरोप है। यूरोप का जो बिल्कुल सदर्न पार्ट है, यूरोप का जो सदर्न टिप है जस्ट नीचे, उसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रेड कलर से मार्क किया, दूसरे फोटो में इसको जूम कर दिया। जूम करके देखोगे तो ये बेसिकली आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है, जहाँ पर स्पेन और पोर्चुगल नाम के देश हैं। ये पोर्चुगल हो गया, स्पेन हो गया, दोनों देश मिलकर ये आइबेरियन पेनिनसुला बनाते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? एक ऐसा वो हिस्सा जो कि तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। तो ये भी हिस्सा क्या है? एक ऐसा हिस्सा जो कि 3 साइड से, एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया और तीसरा साइड हो गया, तीनों साइड ये समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये आइबेरियन पेनिनसुला। और यहाँ पर ये जो आइबेरियन वुल्फ पाया जाता था, इस वुल्फ को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। ये जो प्रजाति आइबेरियन वुल्फ, ये ग्रे वाले वुल्फ की एक सब स्पीशी है जिसको अकेले रहना पसंद है, बाकी सारे ये भेड़ियों से बिल्कुल अलग रहती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा आइबेरियन वुल्फ आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो आइबेरियन वुल्फ हैं, ये इसी आइबेरियन पेनिनसुला यानी कि स्पेन और पोर्चुगल को मिला के आइबेरियन पेनिनसुला बनता है। इस पेनिनसुला के अंदर में पाए जाते हैं। इनको घने जंगल में रहना पसंद है, घासों में रहना पसंद है, माउंटेनियस एरियाज़ में यहाँ पर ये जो भेड़ियाँ हैं इनको रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये साथ में रहते हैं, हंटिंग करते हैं, कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, कभी कभी अकेले भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। जनरली यहाँ पर ये वाले जानवर कार्निवोर होते हैं, नहीं मांस खाना इनको पसंद है। आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन के लिए कंजर्वेशन स्टेटस ध्यान रखना है। इकलौती चीज़ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आइबेरियन वुल्फ का जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो IUCN के अंदर में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। अगेन ये जो प्रजाति है काफ़ी ज़्यादा खतरे में आपको देखने को मिलेगी। अब इतनी देर से हम आइबेरियन पेनिनसुला बोल रहे हैं, ये कहाँ पर है? तो ये यूरोप का जो सदर्न वेस्टर्न पॉइंट है, ये पूरा यूरोप हुआ, इसका जो साउथ वेस्ट पॉइंट है, छोटा सा जो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा यूरोप का आइबेरियन पेनिनसुला है। ठीक है, ये पूरा यूरोप हुआ, ये यहाँ पर आपको छोटा सा सदर्न वेस्टर्न पॉइंट आपको नजर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो सदर्न टिप है ना, ये अफ्रीका से सेपरेट होती है, आपको पता होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये है ना, ये जो पूरा टिप है, ये नीचे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो गया है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, मोरक्को वगैरह, अल्जीरिया वगैरह देश आपको दिख रहा होगा। ऊपर यहाँ पर स्पेन है। तो ये कहीं ना कहीं अलग, अफ्रीका से थोड़ा सा, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बचकर यहाँ पर ये एरिया अलग हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि जो ये पेनिनसुला है, ये मेडिटेरेनियन सी और एटलांटिक ओशन के बीच में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है, ऐसा कई बार सवाल बना है यूपीएससी के थ्रू। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा आइबेरियन पेनिनसुला है। इसके जस्ट राइट साइड में आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको एटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो कौन से दो समुद्र के बीच में है? मेडिटेरेनियन सी और एटलांटिक ओशन के बीच में। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में मासी पोर्टल के बारे में बात की जा रही है। अब ये मासी पोर्टल क्या है? मासी की फुल फॉर्म है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सॉरी। तो हमारी जो रिसेंटली मंत्रालय है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उन्होंने राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है मासी पोर्टल के बारे में। मासी पोर्टल की, मासी की फुल फॉर्म मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, वो मंत्रालय है। मासी की फुल फॉर्म मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। अब होता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आपको ऊपर ये मंत्रालय दिखा जिसका नाम है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के लिए और बच्चों के विकास के लिए मंत्रालय काम करता होगा। और आज के समय पर कई सारे अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं बच्चों की केयर के लिए। जैसे चाइल्ड केयर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो बच्चे की केयर के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं। समझ गए? तो ये संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसको लेकर इंस्पेक्शन करने का काम ये मासी पोर्टल करेगा। तो मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये आपको दिख रहा होगा। समझ गए? तो जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसको एनसीपीसीआर बोलते हैं, एनसीपीसीआर ने इस एप्लीकेशन को बनाया है, इस ऐप को बनाया है। इसका मेन काम क्या होगा? ये देखना कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसी संस्थाएं जो बच्चों की केयर के लिए बनाई गई हैं अलग अलग एक्ट में, फॉर एग्जांपल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर में, तो वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये जो ऐप है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सीधा वेबसाइट के साथ में लिंक कर दिया जाएगा, जहाँ पे ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। ये जो ऐप है, इस ऐप के अंदर में एक इंस्पेक्शन का सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अलग अलग हमारी कमिटीज़ हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, स्टेट इंस्पेक्शन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटी है, मेंबर्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स हैं, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं। ये सारी बॉडीज़ मिलकर क्या करेंगी? इंस्पेक्शन करेंगी। ये सारी बॉडीज़ यहाँ पर जाँच करेंगी कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जाँच पड़ताल करने के बाद में एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाए करेगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये एनसीपीसीआर क्या है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ ऐप, ये जो एप्लीकेशन इसको तैयार किया है? तो एनसीपीसीआर नाम से पता चल रहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों की जो सुरक्षा है या जो बच्चों के हक हैं, बच्चों के जो राइट्स हैं, उनकी सुरक्षा की बात करता है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब इसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से, एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। वो कौन सा कानून है? वो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये जो एनसीपीसीआर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। इस एनसीपीसीआर का मेन मकसद मैं आपको बता चुका हूँ, जो बच्चों के राइट्स हैं, जो बच्चों के हक हैं, उसकी सुरक्षा करना, उनके हक उनको प्रॉपरली और सूद समेत देना। बाकी अब एनसीपीसीआर में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं ये ध्यान रखना। एक चेयरपर्सन होता है जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो कि इस पूरे एनसीपीसीआर को चला रहा होता है। बाकी 6 और मेंबर्स होते हैं। उन 6 मेंबर्स को हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार। और इन 6 मेंबर में से 2 महिलाएं होती हैं जिनको एक्सपीरियंस होगा एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ, इन सब चीज़ों के अंदर में। बाकी यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं, जो ये मेंबर्स होते हैं ना, जितने भी मेंबर्स अपॉइंट करे गए हैं, वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन कि ये मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो वो केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। दूसरा क्वेश्चन, इन मेंबर्स को कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में दोस्तों कुरिल आइलैंड के बारे में बात की जा रही है। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जापान के अंदर में अभी कुरिल आइलैंड को लेकर काफ़ी सारी जो आवाज़ें हैं वो देखने को मिली हैं। आवाज़ें मतलब यह है कि जापान इस कुरिल आइलैंड को वापस लेना चाहता है। वापस लेना चाहता है मतलब किसी दूसरे देश के पास में है क्या? हाँ, अभी रशिया के पास में ये आइलैंड है। मतलब इस आइलैंड को लेकर टकराव चल रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आपने ये फ़ोटो देखा होगा। कुरिल आइलैंड को लेकर रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट रहता है। कुरिल आइलैंड जापान बोलता है ये मेरा आइलैंड है, रशिया बोलता है मेरा आइलैंड है। रशिया ने यहाँ पर इसको कब्जा रखा है आज के समय पर। समझ गए? तो ये जो कुरिल आइलैंड है इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन अभी जापान ये बोल रहा है कि रशिया ना यूक्रेन के साथ में युद्ध में बिजी है। तो इस दौरान जापान के पास में चांस है कि वो इस डिस्प्यूटेड वाले कुरिल आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले सकता है। ऐसा यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रहा है। इसी वजह से कुरिल आइलैंड्स चर्चा में है। तो कुरिल आइलैंड्स बेसिकली 4 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है।
ये कहाँ पर सिचुएटेड है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप एक ये वाला मैप देखो। इस वाले मैप में आपको, सॉरी ये वाला नहीं, यही मैप है, मैं बड़ा मैप नहीं लेकर आ पाया हूँ। तो वर्ल्ड मैप में आपने रशिया देखा होगा, रशिया के जस्ट बराबर में जापान आपको देखने को मिलेगा, ये नीचे जापान है, ठीक है। तो रशिया और जापान, इन दोनों के बीच में देखो ये भी रशिया फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा रशिया है, रशिया का कमचटका पेनिनसुला, ये जो रीजन है ये कमचटका पेनिनसुला कहलाता है। और नीचे ये जापान है, ये पूरा का पूरा येलो कलर तक पूरा जापान आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यही हैं हमारे कोरल आइलैंड्स। कौन से आइलैंड हैं ये? यही हैं कोरल आइलैंड। इसको लेकर विवाद है, ये रशिया के कब्जे में है, जापान चाहता है इसके ऊपर खुद कब्जा करना। समझ गए? ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, इसको लेकर विवाद रहता है। नीचे जापान है और ऊपर रशिया है, और इन आइलैंड्स को लेकर ये आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कोरल आइलैंड कौन से ओशन के बीच में लोकेटेड है? तो दो ओशन आपको नजर आएंगे। कौन कौन से? एक है पैसिफिक ओशन और इधर है सी ऑफ ओकोट्स। तो सी ऑफ ओकोट्स और इधर पैसिफिक ओशन, इन दोनों के बीच में आपको ये आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। अब इस कोरल आइलैंड को हर एक कंट्री अलग अलग नाम से जान रहा है, मतलब अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। जापान इसको अलग नाम देता है, रशिया इसको कोरल बोलता है ना। जापान इसको बोलता है हमारी नदर्न टेरिटरी है, साउथ कोरिया ने इसको नाम दे रखा है डोगडो आइलैंड। तो ये नाम जो है अलग से ध्यान रखना दोस्तों। और ये कोरल आइलैंड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर में आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारा ये वाला रीजन कहलाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इधर वाला रीजन आपको दिख रहा होगा। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर में सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यानी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फटते हैं ज्वालामुखी इस एरिया के अंदर में, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ फायर है, यहीं पर आपका कोरल आइलैंड भी नजर आएगा। कोरल आइलैंड कहाँ पे नजर आएगा? अगर उसे देखना है तो इधर ऊपर की साइड में जाना पड़ेगा। ये रशिया का कमचटका पेनिनसुला हो गया, ये जापान हो गया, इसके बीच में यहाँ पर ये आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे आते हैं। अब बात ये की जा रही है कि रशिया और जापान दोनों यहाँ पर इस एरिया के ऊपर क्लेम करते हैं अपना। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में रशिया ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था इस आइलैंड को लेकर। सोवियत यूनियन ने ये जो आइलैंड इसको जब्त कर लिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में, क्योंकि जापान की हालत खराब हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में। सोवियत यूनियन ने इसको कब्जा लिया। अब क्या होता है, जो जापान है वो ये बोलता है कि ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, ये जापान का हिस्सा 19वीं सेंचुरी से है, बहुत पुराने ज़माने से जापान का हिस्सा, तो जापान को ये आइलैंड वापस मिलना चाहिए। अब इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे की सिचुएशन क्या है, मैं आपको थोड़ा वो बताता हूँ कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है, ट्रीटीज़ हैं, वो क्या बोलती हैं। जापान के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि कई सारी ट्रीटी हुई हैं इस आइलैंड को लेकर। शिमोगा ट्रीटी हुई थी 1855 की, 1875 में फिर ट्रीटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ साकलिन फॉर द कोरल आइलैंड हुआ, फिर उसके बाद में पोर्ट्समाउथ ट्रीटी हुई। इस प्रकार से कई सारी जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन करी गई अलग अलग साल में। ये आपको ट्रीटीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी ट्रीटीज़ को जापान ने जीत लिया। उसके अलावा याल्टा एग्रीमेंट हुआ 1945 में, पोट्सडैम डिक्लेरेशन आया 1945 में, ठीक है। इस प्रकार की फिर उसका सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी आई 1951 की। ये सब लीगल एविडेंस हैं, मतलब जापान का कहना यह है कि ये सबूत है हमारे कि ये टेरिटरी जो है, ये जो आइलैंड है कोरल आइलैंड, ये जापान का हुआ करता था और ये जापान का ही है, ठीक है। तो जापान यहाँ पे क्या करना चाहता है, इन आइलैंड्स को वापस से लेना चाहता है अपने कंट्रोल में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका है ना। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज के सारे जो आर्टिकल्स है वो तो डिस्कस कर लिए। अब उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से। अगर आपने पूरे लेक्चर को सुना है तो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। एट द लास्ट जो स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन येलो बिलाइट सी स्नेक को लेकर बात करता है। ये जो सांप है इसको लेकर 3 स्टेटमेंट से बताना है, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक नॉन विनोमस स्नेक है, यानी कि इसमें कोई जहर नहीं है, कोई जहरीला सांप नहीं देखने को मिलता है ये। सेकेंड स्टेटमेंट, ये स्नेक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वाटर्स हैं दुनिया के अंदर में वहाँ पर पाया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, इस स्नेक को IUCN के रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में कवर किया गया है। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को लेकर बात की गई है। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है ये हमारे इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि भैया आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं, यानी कि इन्वेस्टर्स को कहाँ पे रिस्क हो सकता है, वो सारी चीज़ें इस सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के थ्रू पता चलती है। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक हायर क्रेडिट रेटिंग है, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, तो वो सरकार क्या कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट को, किसी भी सरकार को एक हाई रेटिंग मिली है तो वो सरकार क्या कर सकती है, कम ब्याज में बहुत सारा पैसा फाइनेंशियल मार्केट यानी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट से उठा सकती है।
तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में लंपी स्किन डिजीज को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, लंपी स्किन डिजीज एक एक्यूट टू क्रोनिक यानी एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो कि सीधा हमारी कैटल्स को अफेक्ट करती है। सेकंड, लंपी स्किन डिजीज एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था आयुष वीज़ा को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, आयुष वीज़ा को स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो फॉरेन नेशनल्स है, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, अगर उन्हें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो वो यहाँ पर ये वीज़ा लेकर आ सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो आयुष वीज़ा, इसका मेन मकसद है कि जो व्यक्ति ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आयुर्वेदा, योगा या फिर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थेरेपेटिक केयर लेना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग यहाँ पर ये वीज़ा लेकर आ सकते हैं। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नागार्जुना सागर श्रीसालम टाइगर रिजर्व को लेकर बात की गई है। जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपने बताना है। ऑप्शन A केरला, B कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी गुजरात। बताओ फटाफट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एक और इजी सवाल है। यहाँ पे बात की जा रही है जो कोरल आइलैंड है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से दो समुद्र के बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन A येलो सी एंड तस्मन सी, ऑप्शन B सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशन, ऑप्शन C सेलिप सी और ईस्ट चाइना सी, या फिर ऑप्शन D सी ऑफ ओकोत्स्क एंड पैसिफिक ओशन। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में। अगेन एक और इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइबेरियन वोल्फ के बारे में बात की गई है। आइबेरियन वोल्फ को लेकर दो स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो आइबेरियन वोल्फ है ये केवल आइबेरियन पेनिनसुला में देखने को मिलता है। आइबेरियन पेनिनसुला मतलब वो जगह जो स्पेन और पोर्चुगल को मिलकर बनाती है। सेकंड स्टेटमेंट, जो आइबेरियन वोल्फ है इसको IUCN रेड लिस्ट के अंदर में वल्नरेबल स्पीशी में कवर किया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही या डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेकर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट कि जो ये NCPCR है ये एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंडर में बनाया गया है। सेकंड स्टेटमेंट, जो ये NCPCR है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट, ये जो NCPCR है इस कमीशन के अंदर में जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हमारे प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए। तो बताओ इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी तीनों गलत हैं। मतलब दोनों सही नहीं है, मतलब 2 सही हैं, सी 3 सही हैं, या फिर डी कोई सा सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फिर इनके आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से हम आंसर्स को कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था NCPCR को लेकर 3 स्टेटमेंट, बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला और दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। तीसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि इस कमीशन के जो मेंबर्स हैं इनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और 5 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए अपॉइंट करती है। ये मैंने आपको आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन पूछा गया था आइबेरियन वोल्फ को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि ये आइबेरियन पेनिनसुला में पाया जाता है। दूसरा IUCN के वल्नरेबल स्पीशी वाली कैटेगरी में इसको कवर किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोरल आइलैंड है हाल ही में न्यूज़ में ये कौन से 2 समुद्र के बीच में लोकेटेड है। तो वो है ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर, सी ऑफ ओकोस्क और पैसिफिक ओशन के बीच में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नागार्जुना श्रीसालम टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर C, सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के अंदर में ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आयुष वीज़ा को लेकर कि बताओ 2 स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है। तो केवल सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो वीज़ा है ये स्पेशली फॉरेन नेशनल्स अगर कोई स्टडी या प्रैक्टिस करना चाहता है ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की तो उसको दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन का तब जाके वो वीज़ा लेकर इंडिया में आ सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो हमारा 2 ओनली जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है क्योंकि एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे गाय भैंसों को बीमार करती है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बोलता है ये जूनोटिक डिजीज़ है। नहीं, मैंने आपको बताया था ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि जानवरों से इंसान में फैलती हैं, लेकिन लंपी स्किन डिजीज़ जानवरों से इंसान में नहीं फैलता, केवल जानवरों में ही रहता है।
तो ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को लेकर, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रेडिट रेटिंग है ये क्या करती है, हमारे इन्वेस्टर को एक तरीका बताती है कि भाई आपका पैसा कहाँ पर रिस्क में रहेगा, कहाँ पर रिस्क में नहीं रहेगा। प्लस सरकार, जिस भी सरकार को ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिलेगी तो वो कम दाम में ज़्यादा पैसा बोरो कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था येलो बिलाइड सी स्नेक को लेकर, बताओ 2-3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 गलत हैं। कैसे? पहला, ये एक नॉन विनोमस स्पीशी ऑफ स्नेक, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने बताया था हाईली विनोमस है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला सांप है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है जहरीला है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। सेकंड स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है, क्योंकि ये जो सांप है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल पानी में पाया जाता है हमारे दुनिया भर के, ये मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि IUCN के रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड नहीं लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग है और हमारा केवल और केवल एक स्टेटमेंट यानी सेकंड वाला सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे पूरे के पूरे डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर इस वीडियो से जानी होंगी। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद में कितना स्कोर आया है फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन बताओ, कहाँ पे गलती की है वो भी बताना, और गलती ज़्यादा हुई है तो परेशान ना होना यार, कल फिर से वीडियो में मिलेंगे, फिर से कंसंट्रेशन के साथ में पूरे लेक्चर को सुनना है, फिर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। कोई भी यहाँ पर सारी चीज़ें सीख के नहीं आया है, सब यहाँ पर धीरे धीरे सीख रहे हैं, हमने भी सीखा है, आप भी सीख रहे हो, और अभी भी यहाँ पर सीखना बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, तो परेशान ना हो, आराम से यहाँ पर धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीख कर अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।